हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर तीसरा, जो कि है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को सबसे पहले आप इस चैप्टर का ना जो नाम है, जो इसकी मीनिंग है, जो इसका मतलब है, वो समझो सबसे पहले। तो मैं वही कोशिश करूंगा आपके लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले। दो चर वाले, यहां तक क्या लिखा है? दो चर वाले। इसका मतलब ये है कि जो हम इसमें करेंगे उसमें आपको देखने को दो चर मिलेगा। हो सकता है वो x हो, y हो सकता है वो p हो, q हो सकता है r हो, s हो, कोई भी दो चर मिलेगा। जानते हो ना चर क्या होता है? दो चर। इंग्लिश में क्या है? इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो चर होगा आपको। लेट से मैंने कह दिया एक चर x और एक चर y। चर क्या होता है ये भी आपको पता होगा, वेरिएबल्स क्या होता है। a से लेकर के z तक में जो भी लेटर्स हम लिखते हैं वो आपके चर होते हैं, ठीक है। आगे नाम समझते हैं। रेखिक, रेखिक और इसके बाद क्या है? समीकरण। रेखिक समीकरण इंग्लिश में क्या है? लीनियर इक्वेशन। मतलब जो भी हमें समीकरण मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, वो रेखिक होगा। रेखिक क्या होता है समझो। रेखिक लीनियर क्या होता है? जैसे मैंने x लिखा और इसके ऊपर 1 की पावर है। पावर किसकी है? जो इसका जो घात है वो 1 है, तो ये रेखिक है। और किसी भी समीकरण की जो उसके अंदर आपका चर है, वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो कैसा है? रेखिक है, लीनियर है। यहां तक क्लियर हो गया हो सबको? जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये जो चीज लिखा है मैंने, ये पूरा एक कंडीशन, ये पूरी एक परिस्थिति में आपको देखने को मिल रहा है। दो चर, एक है इसमें आपका x, दूसरा है आपका y। साथ क्या है? ये अचर है, नॉन वेरिएबल है। और पहली बात तो ये क्लियर हो गई आपको, इसमें दो चर है, बहुत अच्छी बात है। दो चर वाले, यस दो चर है इसमें। रेखिक समीकरण अगर हम बात करें तो देखिए, रेखिक x की पावर कुछ नहीं लिखी हुई दिख रही है ना? नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। y पे भी पावर कोई लिखी हुई नहीं दिख रही है, इसका मतलब y की पावर 1 है। तो ये कैसे है? ये रेखिक है। ये कैसे है? रेखिक, लीनियर है। ये कैसा है? लीनियर है। फिर बात करेंगे समीकरण। ये समीकरण क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई चीज आपके लेफ्ट साइड में है, फिर इक्वल में राइट साइड में कुछ चीज है, तो ये परिस्थिति, इस कंडीशन को ही बोलते हैं हम समीकरण। इसे ही बोलते हैं हम समीकरण। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये क्या है? ये एक दो चर वाले रेखिक समीकरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और कुछ नहीं लेते हैं, जैसे 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये भी आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण का एक उदाहरण है। एक टू वेरिएबल और क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक टू वेरिएबल का क्या है? ये एग्जाम्पल है। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है। कोई भी दो चर हो सकता है, हम चर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चर, एक ये चर हो गया, एक ये चर हो गया। इनके साथ में कोई चीज हो सकता है, नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है। जो उसका क्या होगा? गुणांक होता है। गुणांक भी पहले आपको साथ डिस्कस हो चुका है। गुणांक, कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। 4 x का गुणांक क्या है? 4। y का गुणांक क्या है? 3 नहीं, -3, क्योंकि माइनस है ना। और इक्वल में कोई चीज होना चाहिए, कोई ना कोई चीज होना चाहिए, कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरी परिस्थिति क्या कहलाएगी? आपकी इक्वेशन, समीकरण। एक वर्ड अभी रह गया है, युग्म, पेयर। अब पेयर आप अगर इसको आप अगर रियल लाइफ जो आप जिंदगी जीते हैं उसमें अगर आप ध्यान दें, आप शूज खरीदने जाएं, स्लीपर खरीदने जाएं, तो आप कैसे लेते हैं? पेयर में लेते हैं, दोनों जोड़े में लेंगे। युग्म, युग्म होता है, युग्म। पेयर होता है वो कि आपने चप्पल खरीदा तो दोनों ही पांव का खरीदा, जूता खरीदा, तो ये पेयर में आता है, उसी को बोलते हैं पेयर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो आपको रेखिक समीकरण मिलेंगे। कैसे वाले? दो चर वाले, ठीक है। और वो दो मिलेंगे, क्योंकि बात ही बोल दिया इसने
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना इनटू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम था जिसमें मैंने एक वर्ड आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, मतलब दिखने में कैसा होता है ये चीज। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। क्या चीज? मानक रूप। मानक रूप कैसा दिखने में होता है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक ऐसा दिखने वाला होगा, एक और कैसा होगा, यहाँ भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो सेम हो गया भैया। नहीं, ऐसा नहीं, हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ ले लेंगे ये a1 है तो इस a को बोलेंगे ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2। मतलब जो पहला समीकरण है उसमें जो ये a है, जो ये b है और ये जो c है, ये क्या है? ये क्या है? ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो कि आपका चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या a1 b1 c1 पहला समीकरण, इसलिए हम इसको लिखेंगे a1 b1 c1 और ये इसमें क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। और a2 b2 c2 ये भी आपका इसमें क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन क्योंकि ये दूसरा समीकरण है इसमें हमने क्या लिख दिया? 2 2 2 डाला। ध्यान रखना ये दोनों क्या है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चीज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं? इस तरीके के होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ओके, कुछ उदाहरण लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें x y क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ये चर है, वेरिएबल है, और a b c जो चीजें हैं वो क्या है? वो क्या है क्लास? ध्यान दीजिए, ये क्या है इसमें? ये इसमें वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 4x प्लस 7y इक्वल टू 9, एक मैंने ये ले लिया। एक और ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, इस एक समीकरण को, इस एक समीकरण को, ये दोनों के दोनों आपके लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनके जो x जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका हाईएस्ट पावर, जो अधिकतम घात है वो एक ही है। x पे कोई पावर नहीं है तो एक है, y पे कोई भी पावर है तो एक है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, बराबर में एक आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, यहाँ भी है। तो ये दोनों क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको लिख के दिया है अभी, क्या ये पूरा ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला मानक रूप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें इक्वल में 0 है, यहाँ भी इक्वल में 0 है। तो इसको हमें उस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, दर्शाना होगा उस तरीके से। कैसे दर्शाएंगे? ध्यान दीजिएगा। सी वाला क्या है? सी वाला क्या होता है आपका? एक बिना चर वाला नंबर, ये रहा ना, इसको इधर लेके आ जाएगा। हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, 4x प्लस 7y प्लस 7y, इसको इधर लेके आओ, माइनस में 9 इक्वल टू 0। हाँ, अब ये पूरा मानक रूप में मैंने लिख दिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आपको भी ऐसा मिलेगा तो इसको ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ भी वही चीज फॉलो करते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी लिख दिया। कुछ क्वेश्चन सब निकल के आते हैं, कुछ चीजें आगे का बता रहा हूं आपको मैं। अब आपको एक काम करना है, अब आपको एक काम करना है, जो एक मानक रूप है उसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करो, तुलना करो, और तुलना करके a1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू बताओ और c1 की वैल्यू बताओ। कैसे निकालना, ये सब जो सिखा रहा हूँ सब आपके काम आएगा। अभी देखना जब क्वेश्चन में आएंगे तो
तो a1 की वैल्यू क्या है, हम बोलेंगे भाई a1 की वैल्यू तो 4 है, a1 की वैल्यू 4 है। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 7 है। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू 9 नहीं, 9 नहीं, -9 है, -9। हमने क्या किया, कंपेयर करके निकाला। पहले मैंने ये लिखा था समीकरण, इसको इससे कंपेयर किया, अब इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे। तो b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू एंड b2 की वैल्यू आपकी क्या है, b2 की वैल्यू जो y के साथ होगा वो b होगा, ठीक है। तो b2 की वैल्यू क्या है, 4 है। आप एक बार ध्यान रखना, पहला समीकरण 1 1 1 लिखना है, दूसरा समीकरण में 2 2 2 लिखना है, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या है, c2 ये रहा -1। हमने क्या किया, कंपेयर किया और वैल्यूज निकाला। ये क्यों निकाला, कुछ चीजें हमें समझनी है, इससे निकाला है, बता रहे हैं ठीक है। ये हो गया, कोई भी जो रेखिक जो समीकरण होता है दो चर वाले, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, उनके जो हल होते हैं, वो तीन परिस्थिति होते हैं उनके। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे, आपने 9th क्लास में जो चैप्टर 4 किया था, दो चर वाले रेखिक समीकरण, वहां पे आपको सिर्फ एक समीकरण दिया गया था और उसे आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना भी सीखे थे। अब आपको दो दे दिया है, तो दो समीकरण को जब आप ग्राफ में, पहले एक ही बात करते हैं। अगर मैंने ऐसे करके एक ग्राफ बनाया, इसमें आपको पता ही है ये एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस का होगा, एक्स एक्सिस है ना, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये वाला प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, y में ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। अगर कभी भी आपको एक समीकरण रिप्रेजेंट करना है आपको इसमें, तो वो एक सीधी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, कैसे भी हो सकती है, लेट्स से ऐसी होगी, इसे ग्राफ है, हो सकता है ऐसे बनेगा ग्राफ, कोई भी समीकरण का, एक दो चर वाले एक समीकरण का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो या तो ऐसे बन गया या ऐसे चला गया, मतलब एक सीधी लाइन जाती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। लेकिन जब हम दो समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन परिस्थितियां आएंगी, तीन कंडीशंस उत्पन्न हो सकता है कि एक का जब आपने समीकरण को रिप्रेजेंट किया तो x चला गया और दूसरा उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ऐसा हो सकता है। ये पहली परिस्थिति में आपको बता दूं, कंडीशंस होते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक ऐसे गया, एक मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, उनके सॉल्यूशन निकाल करके, उनके पॉइंट्स निकाल करके रिप्रेजेंट किया एक समीकरण का, दो चर वाले का, तो एक ऐसा लाइन बनाया। एक और रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब दो होंगे ना हमारे, तो दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे चला गया। ये क्या हुआ, ये पैरेलल है, समांतर है, दोनों के दोनों आपस में पैरेलल है। इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, एक भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सॉल्यूशन वाला है, मतलब दोनों के दोनों जो आपके समीकरण है वो एक बिंदु पे कट कर दिए, मतलब एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल वाला ये क्या है, ग्राफ है। इसको इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ है, इसको बोलते हैं समांतर ग्राफ है, पैरेलल ग्राफ है। इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, क्योंकि भाई इंटरसेक्टिंग नहीं हो पाएंगे। अगर एक लाइन के साथ मैंने एक लाइन खींची और वो दोनों पैरेलल है तो कहीं जाके नहीं मिलेंगे, अनंत पे भी जाके नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पे भी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये भी तो हो सकता है जो ग्राफ हमने बनाया उसमें जब हमने दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया तो वो एक के ऊपर एक हो, इसको बोलते हैं संरेखी।
या आप बोल सकते हो संपाती, मतलब एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन आपकी लेट से ये गई है, उसके ऊपर ही एक और चला गया, उसके ऊपर ही एक और चला गया। ये कंडीशन क्या है, ये संरेखीय होता है, इसका बोल सकते हैं हम संपाती की बॉडी यूज किया जाता है, इसको कोइंसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोइंसिडेंट। ये कंडीशन है आपका अनेकों हल का, मैनी सॉल्यूशन, बहुत हल निकलेंगे क्योंकि एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अनेकों हल निकलेंगे, अनेक मैनी सॉल्यूशन। ये मैनी सॉल्यूशन है, अनेक हल है, ये कोई हल नहीं, इसमें केवल एक हल। क्योंकि एग्जांपल से दूंगा मैं आपको कैसे कैसे कंडीशंस का पता करते हैं, कैसा कैसा ग्राफ। देखो एक तो ये है कि हमने ग्राफ बना के पता किया, एक तरीका ये भी है कि बिना ग्राफ बनाए भी पता किया जा सकता है कि कोई दो जो समीकरण है उसके कैसे हल निकलेंगे बिना ग्राफ बनाए। मतलब ग्राफ बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, सबके पॉइंट्स निकालो, फिर ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर उसके साथ डायग्राम ड्रॉ करो, तो टाइम टेकिंग वर्क है। बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करते उस चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं, जो आपका ये पहला कंडीशन है इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग वाला है ना, A1 by A2 does not equal B1 by B2। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी, किसी भी दो समीकरणों का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा, उनमें ऐसी परिस्थिति देखने को मिल जाए कि A1 by A2 does not equal B1 by B2, मतलब बराबर नहीं आ रहे ऐसी चीजों में, तो उनका ग्राफ कैसा होगा आप बोलिएगा? प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। इसमें क्या है? केवल एक हल। ये कौन सा कंडीशन है? A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। नहीं, does not। A1 by A2 equal to B1 by B2, फिर आ गया does not equal C1 by C2। इसको बोलते हैं समांतर, कोई हल नहीं। ये कौन सा कंडीशन है? ये कंडीशन है आपका A1 by A2 equal to B1 by B2 और equal to C1 by C2। जब कभी भी ऐसा परिस्थिति मिले तो आप बोलोगे कैसा ग्राफ होगा? अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। एग्जांपल अभी देखो तुम्हें समझ में आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनका हमने देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब निकाला हुआ है। अब पता करते हैं कि ये जो समीकरण है ये कैसा ग्राफ बनाएगा? ऐसा इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी वाला, केवल एक हल वाला, या समांतर पैरेलल वाला, कोई हल नहीं होता है पैरेलल, और इसमें कोइंसिडेंट संपाती, मतलब अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। कैसे पता करेंगे? ये तीनों में से कोई जो सी परिस्थिति आएगी और इन तीनों में से कोई एक आती है, इसके अलावा कोई नहीं आएगी, कंफर्म है इन्हीं में से आते, उसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा। अभी दिखाते हैं, देखिए A1 और A2, A1 by A2 ये निकालते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? 4। A2 की वैल्यू कितनी है? 2। इसको सॉल्व करो, 2/1 है, इसको अब छोड़ दो। अब निकालो B1 by B2। B1 की वैल्यू कितनी है? 7। B2 की वैल्यू कितनी है? 4। 7/4, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं C1 by C2। C1 by C2, C1 की वैल्यू है -9, C2 की वैल्यू है -2। देखो माइनस से माइनस कर दिया, इसको इससे काटो, 3 के पारे 3 क्या 9, 3 चौक काटा। आपको क्या दिख रहा है कि 2/1 क्या 7/4 के बराबर है? आप देखो नहीं है ना, A1 by A2 बराबर नहीं है, किसके? इसके। B1 by, अरे आप ही बताओ ना, 2/1 बराबर है क्या 7/4 के? नहीं है बराबर, अलग अलग नंबर कैसे बराबर होंगे? हाँ ऐसा होता है, यहाँ भी 2/1 आ रहा था तो बराबर होता, बराबर नहीं है मतलब अब बताओ कौन सा है? तो ये है इसका मतलब हमें पता लग गया ये दोनों समीकरण कैसे हैं,
ये दोनों केवल एक हल वाला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है ओनली वन सॉल्यूशन। कहा लिखिए ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। मतलब अगर आप इसके एक्स और वाई के आप हल निकालो, ग्राफ में प्लॉट करो, इसके हल निकालो और ग्राफ में प्लॉट करो, तो एक बिंदु ऐसा मिलेगा हमें जहां पे दोनों के दोनों जो लाइन, जो रेखाएं होंगी कटेंगी। मैंने एग्जांपल बनाया कि यहाँ कट रही है, ऐसा जरूरी नहीं वहां कटेगी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ये सही कैसे समीकरण है? केवल एक हल वाले। मैंने आपके साथ बात किया ग्राफ का, विदाउट ग्राफ भी होता है। मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत इस चीज में है कि आपको ये चीजें निकालनी सीखनी है, ये कैसे निकालते हैं। आप सभी ने ये तो सीख लिया होगा आराम से, ये कैसे निकाला है, ये निकालना सीख गए ना। बस अब आपको ये काम करना है, हर बार a1 by a2 करना, ये रहा डिवाइड को निकालो, b1 by b2 करके डिवाइड करो निकालो, c1 by c2 डिवाइड करके निकालो। अब फिर देखो इनमें क्या रिलेशन है, क्या ये सब बराबर आ रहे हैं? मतलब 2/1, यहाँ पे 2/1 आया नहीं आया ना, यही पता लग गया कि बराबर ही नहीं है। तो पहली परिस्थिति मान लो ये बराबर आया और अगले वाला फिर बराबर नहीं आया, तो ये परिस्थिति होगी। और तीनों बराबर आए होगी, मतलब अनेक हल होगा। कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक समीकरण किया, ये 3 है तुम्हारा मदद है। अगर आप इनको ध्यान देंगे इसको, और इसमें सारी वैल्यूज निकालते हो उस तरीके से, हमने कैसे निकाला सीखा, a1 by a2। देखो क्या आने वाला है, 2/4 क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर आपने 3/6 किया भाग, है ना, ये b1 है ना, b1 है और ये b2 है, यहाँ भाग करके देखो, ये भी 1/2 आएगा। इसको भाग करके देखो, -8 कट करोगे, ये भी 1/2 आएगा। क्या हो रहा है भाई, सब में 1/2 आ रहा है, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन जाएगी, अनेकों हल है इसका मतलब। मैं आपको ग्राफ बनाना नहीं बोल रहा हूँ, ग्राफ बनाना भी नहीं, आपके सिलेबस में डिलीट है ग्राफ बनाना। पॉइंट ये है, लेकिन ये डिलीट नहीं है कि ग्राफ कैसा बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इन दो समीकरणों का ग्राफ कैसा बनेगा। केवल एक हल वाला, ओनली वन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी। कोई हल नहीं, जिसको बोलते हैं पैरेलल समांतर, और इसमें अनेकों हल, मतलब मैनी सॉल्यूशन। और क्या नाम है इसका, इसका नाम है कोइंसिडेंट, मतलब संपाती। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैसा ग्राफ है, या कभी ऐसा होगा कि ऐसा दे देंगे आपको, बोलेंगे ये किस चीज का ग्राफ बनेगा, इसका ये किसका ग्राफ है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए, आप इस चीज को समझ में आ गया होगा आप सबको। आगे हम पढ़ेंगे, फिर करिए नोट डाउन।